हमारे पास क्या है, ईसी के स्टूडेंट्स भी यहाँ पर एडेड है, तो स्टार्टिंग का कुछ पार्ट जो है वो मैं ले रहा हूँ यहाँ पर, आपका भी रिवीजन हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब मैं आपको दो यहाँ पर नाम बता रहा था, एक ओपन लूप का और एक क्लोज लूप का। ठीक है, ओपन लूप नाम से पता चल रहा है जिसमें कोई लूप ही नहीं है। ठीक है, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मतलब इनपुट दिया आउटपुट आ गया। क्लोज लूप मतलब इनपुट और आउटपुट के बीच में कोई एक लूप आ रहा है। अब वो लूप क्या है, उसको एक लाइव एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। समझो कि एक इंसान है जो कि रोड क्रॉस करना चाहता है और वो देख नहीं सकता। ठीक है, अब उसको रोड के इस तरफ खड़ा है, मतलब इस किनारे पे खड़ा है, उसको नेक्स्ट किनारे पे जाना है। तो उसने क्या करा, उसने सोचा कि चलो मैं चलता हूँ। अब वो जब चल रहा है तो उसको क्या पता कि सामने से कोई आ रहा है या कोई कार आ रही है या सामने कोई पत्थर पड़ा हो, वो तो बस चलता जाएगा ना। तो मतलब उसने इनपुट क्या दिया, इनपुट उसने सोचा कि मुझे चलना है, आउटपुट क्या मिल रहा है कि वो चलता जा रहा है। लेकिन क्या वो देख सकता है? नहीं देख सकता। तो मतलब वो भिड़ के गिर भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये हुआ ओपन लूप, मतलब इनपुट दिया आउटपुट आया, लेकिन वो अपने आप को मोल्ड नहीं कर सकता, अपने आप को चेंज नहीं कर सकता। अब बात करते हैं क्लोज लूप की। सेम एग्जांपल है, बस अब की बार इस इंसान के पास आंखें भी हैं। उसने इनपुट दिया कि मुझे चलना है, आउटपुट क्या है कि वो चल रहा है। अब बीच में कार आ गई, पत्थर आ गया, अपना रास्ता चेंज कर सकता है, रुक सकता है, मतलब देख के अपने दिमाग को सिग्नल देता है माइंड को, और माइंड उसको फिर आउटपुट बताता है कि करना क्या है आपको। तो इस हिसाब से इसको बोलते हैं हम क्लोज लूप सिस्टम। अब इसमें क्लोज लूप हुआ कैसे, जैसे ओपन लूप की बात करें तो यहाँ पे आपने इनपुट दिया था। ठीक है, यहाँ पे एक आपने एक्चुएटिंग डिवाइस लगा दी जो कि देख आगे चल के उसे पता चल रहा है कि करना क्या है। फिर प्रोसेस हुआ, मतलब चलना है, और आउटपुट क्या है, इंसान चल रहा है। यहाँ पर क्या हुआ, वही सारी चीजें हैं, लेकिन इस आउटपुट से जस्ट पहले एक यहाँ से निकल करके वापस इनपुट में जा रहा है। तो ये आपका फीडबैक सिस्टम कहलाता है, मतलब लूप आपने बना दिया। ये लूप क्या कर रहा है, सामने अगर कार आ रही थी तो उस इंसान ने देखा कार आ रही है, मुझे रुकना है, उसने देखा और रुक गया। सिमिलरली अगर एक और एग्जांपल लूँ तो आप ट्रैफिक लाइट देखते हैं, कार तो सभी चलाते हैं, बाइक सभी चलाते हैं, साइकिल सभी चलाते हैं, तो हम रोड पे चलते हैं। ठीक है, रेड लाइट होती है हम रुक जाते हैं, ग्रीन लाइट होती है हम चल देते हैं, येलो लाइट हमारे को इंडिकेट करती है कि अभी बस आपकी सिग्नल जो है चेंज होने वाला है। तो ये क्या किया हमने, जब भी हमने ट्रैफिक लाइट बनाई तो हम इस ट्रैफिक लाइट में क्या करते हैं, टाइमिंग फिक्स कर देते हैं कि भाई 5 मिनट के अंदर या 2 मिनट के अंदर या 1 मिनट के अंदर या 30 सेकेंड्स के अंदर ये क्या होंगी, चीज़ें चेंज होती जाएंगी। जैसे चीज़ें चेंज होती जाती हैं तो इसके बाद मेरे को क्या करना पड़ता है, 1 सेकेंड होल्ड करना। हेलो, आवाज़ आ रही है ना? हेलो, यस सर। आ रही है सर। हाँ आ रही है। तो मैंने आपको बोल रहा था जो ट्रैफिक लाइट है उसको मैं पर्टिकुलरली टाइम डिसाइड कर देता हूँ कि 30 सेकंड उसने चलना है या 40 सेकंड उसने चलना है या 1 मिनट, लेकिन वो अपने हिसाब से थोड़ी चेंज हो रही है। वो तो बस मैंने दे दिया, सिग्नल दे दिया, इनपुट दे दिया कि चेंज होना है, तो बस वो ग्रीन हो जाएगी, रेड हो जाएगी, येलो हो जाएगी, ग्रीन हो जाएगी, येलो हो जाएगी, रेड हो जाएगी, अपने आप चलता रहता है। ये इनपुट में हुआ। अभी सेम ट्रैफिक लाइट बात करते हैं रेलवे की। तो रेलवे की ट्रैफिक लाइट ऐसे थोड़ी होती है कि जब ग्रीन होनी है जब भी ग्रीन होगी, रेड होनी है रेड होगी, नहीं। उसमें एक बंदा डिफाइन किया जाता है। कभी कोई ट्रेन लेट हो जाती है तो वो उस हिसाब से उस सिग्नल को अपनी अकॉर्डिंग चेंज करता है, मोल्ड करता है। तो वही ट्रैफिक लाइट जब रेलवे की बात करते हैं तो क्लोज लूप सिस्टम कहलाता है, क्योंकि हम चेंज कर पा रहे हैं। और वही ट्रैफिक लाइट अगर हम बात करें नॉर्मल रोड्स के ऊपर तो वो क्या कहलाता है, ओपन लूप कहलाता है। तो यहाँ पे समझ में आ गया क्लियरली ओपन लूप क्लोज लूप के बारे में? क्लियर है? मल्टी वेरिएबल कंट्रोल सिस्टम समझा दीजिए वापस। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं, दोबारा बताइए। मल्टी वेरिएबल सिस्टम दोबारा समझा दीजिए एक बार। अभी मल्टी वेरिएबल पे तो मैं आया ही नहीं बेटा, अभी तो मैंने ओपन लूप और क्लोज लूप ही समझाया है। ठीक है, हाँ जी सर, ठीक है, ओके। ठीक है, मल्टी वेरिएबल पे कुछ नहीं है, आपके एक से ज्यादा इनपुट, एक से ज्यादा इनपुट रहेंगे और एक से ज्यादा आउटपुट रहेंगे और फीडबैक भी एक से ज्यादा रहेंगे। दैट्स कॉल्ड मल्टी वेरिएबल कंट्रोल सिस्टम। मतलब ऐसा सिस्टम जिसके अंदर वेरिएबल्स काफी ज्यादा हो। ठीक है, ऐसा सिस्टम जिसके अंदर वेरिएबल्स काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। ये आगे आने वाली स्लाइड्स के अंदर आपको क्लियर हो जाएगा कि मल्टी वेरिएबल क्या होता है। मतलब उसमें वेरिएबल हम ज़्यादा देते हैं। जैसे नॉर्मल एग्जांपल की बात करूं
तो मैंने सबसे पहले आपको दिखाया था इनपुट और आउटपुट। यहाँ पे मैंने वेरिएबल दिया x इनपुट में और y दिया आउटपुट में, लेकिन वहाँ पे x1 x2 x3 x4 इस तरीके से इनपुट रहेंगे, y1 y2 y3 y4 इस तरीके से आउटपुट रहेंगे। दैट्स कॉल्ड मल्टी वेरिएबल। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा इनपुट हुए, ज़्यादा आउटपुट हुए, ज़्यादा उसके लूपिंग हुई तो मल्टी वेरिएबल में बन जाएगा वो। क्लियर? अभी एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने, एक इंसान खड़ा है, ऊपर से टैंक में पानी गिर रहा है, ये देख सकता है इस पानी को और इस पानी के लेवल को इसको यहीं पे रखना है जहाँ ये देख सकता है। अगर लेवल नीचे जाता है तो ये क्या करेगा, टैप को मतलब जो वाल्व लगी है उसको बंद रखेगा ताकि पानी भरता रहे। अगर पानी का लेवल ऊपर जा रहा है इस विजन से कि भाई ज़्यादा भर गई, तो वाल्व को खोलेगा और पानी जो यहाँ पे फ्लूइड आउटपुट लिख रहा है यहाँ से बाहर आ जाएगा। तो ये कर क्या रहा है, कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, और कैसे कर रहा है, खुद के हिसाब से कर रहा है, तो ये एडजस्ट कर सकता है उसी हिसाब से। तो हो गया ये आपका कंट्रोल सिस्टम का एग्जाम्पल। कुछ इसकी हिस्ट्री थी कि कंट्रोल सिस्टम किसने बनाया, कैसे क्या क्या हुआ। तो 18 सेंचुरी के अंदर जेम्स वॉट ने सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर बनाया था स्पीड कंट्रोल स्टीम इंजन के लिए, मतलब स्टीम इंजन का स्पीड को कंट्रोल करना था। तो यहाँ पर भी कंट्रोल वर्ड यूज़ आ गया, या फिर ऐसी कोई चीज़ हो गई कि इनपुट दिया और पर्टिकुलर आउटपुट, पर्टिकुलर वर्ड यूज़ जरूर करना है, डिज़ायर या पर्टिकुलर आउटपुट आ गया तो वो कंट्रोल सिस्टम कहलाएगा। क्योंकि इनपुट दोगे आउटपुट तो आएगा ही आएगा ना, अगर आपके बस में नहीं है तो वो कंट्रोल कैसे हुआ। अगर डिज़ायर आउटपुट मिल रहा है, पर्टिकुलर आउटपुट मिल रहा है, तो ही वो कंट्रोल सिस्टम हो जाएगा। सिमिलरली 1920 के अंदर मिनोर्स्की ने किस पे वर्क किया था, कंट्रोलर के ऊपर वर्क किया था, जो आपके शिप्स हैं उसके स्टीयरिंग के ऊपर। मतलब शिप में अगर स्टीयरिंग मैंने लगा दिया तो अब आप क्या कर रहे हो, शिप को अपने अकॉर्डिंग घुमा पा रहे हो जिधर भी चलाना है। उसके बाद 1930 के अंदर नाइक्विस्ट ने एक प्लॉट डेवलप किया था। ये ग्राफ होता है जो आगे आने वाली यूनिट्स के अंदर शायद फोर्थ या फिफ्थ यूनिट के अंदर आएगा, नाइक्विस्ट प्लॉट जिसको हम बोलते हैं। ये आपकी कंट्रोल सिस्टम की स्टेबिलिटी को बताता है कि हमारा कंट्रोल सिस्टम जो हमने जो भी फंक्शन हमें दिया है वो स्टेबल है या अनस्टेबल है, ठीक है, या मार्जिनली स्टेबल है। ये तीनों वर्ड आपको आगे आने वाली यूनिट्स के अंदर मिल जाएंगे। सिमिलरली 1940 के अंदर फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स आया था। ये भी आपका बताता है जो लीनियर क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम होता है उसके बारे में कि कौन से पॉसिबल मेथड हो सकते हैं फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स से जो मैं निकाल सकता हूँ। आगे आने वाली यूनिट्स में दो तरीके के आप मेथड पढ़ेंगे, एक टाइम रेस्पॉन्स और एक फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स। दोनों को बताऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। अभी इनका फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स चल रहा है जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनका। उसके बाद है रूट लोकस। ये क्या करता है, मतलब आपने सिस्टम के रूट्स निकाल लिए, ठीक है। रूट कैसे निकालते हैं, जो आपका सिस्टम है उसके डिनोमिनेटर पार्ट को कर दो 0 और जो भी वैल्यू आएंगी दैट्स कॉल्ड सिस्टम के रूट्स। उस रूट को लोकेट कर दो आप, मतलब वो रूट कहाँ कहाँ जा रहा है, कौन से पॉइंट से जा रहा है, जैसे 2 पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है, 4 पे जा रहा है, तो एक ग्राफ बन जाएगा, दैट्स कॉल्ड रूट लोकस। ये भी आपकी स्टेबिलिटी को बताता है, ठीक है। ये भी आगे आने वाली क्लासेस के अंदर आएगा। इसी तरीके से स्टेट स्पेट मेथड है, ठीक है। ऑप्टिमल कंट्रोल है, एडेप्टिविटी कंट्रोल है, 1960 के अंदर आया था। 1980 के अंदर लर्निंग कंट्रोल आर बिगिन टू इन्वेस्टिगेट एंड डेवलप। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी जहाँ पर भी आपको इनपुट आया आउटपुट आया और बीच में आपने कुछ ऐसा सिस्टम लगाया जिससे डिज़ायर आउटपुट निकल जाए, वो सब कंट्रोल सिस्टम के अंदर चल रहा है। प्रेजेंट में बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब हम पढ़ने वाले हैं, बहुत सारे फील्ड के अंदर ये यूज़ होता है। अब इसके स्कोप की बात करते हैं, सेकेंड पॉइंट। तो स्कोप इसका हर जगह है भाई, घरों के अंदर है, एग्रीकल्चर के अंदर है, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर है, मेडिकल के अंदर है। ये 2-2 3-3 लाइंस मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं, सिंपल सी लाइंस है, आप पढ़ोगे तो बहुत इजी वे में समझ में आ जाएगा। लाइक हाउस होल्ड में कैसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे पहले तो फ़ैन क्या होता था, अपन बटन से यूज़ करते थे, ऑन कर दिया ऑफ कर दिया, लेकिन आजकल क्या आ रहे हैं, एडवांस होगी सारी चीज़ें, तो हमने क्या रिमोट यूज़ करना चालू कर दिए, ऑटोमेशन लगा दिया। फ़ैन की स्पीड भी आप बेड के ऊपर बैठे बैठे रूम अपने रिमोट से या मोबाइल से क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ठीक है। लाइट की जो इंटेंसिटी है उसको घटा बढ़ा सकते हो, ये सब क्या करा आपने, ऑटोमेशन कर दिया। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, हाउस होल्ड में यूज़ करो। एग्रीकल्चर में क्या कर सकते हो, स्मार्ट फार्म बना सकते हो, जो खुद से पता लगाए कि भैया मिट्टी जो है उसको कब पानी चाहिए, कितना पानी चाहिए, तो उस हिसाब से वो उस पर काम करें, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर यूज़ कर सकते हो, हर वो चीज़ में कंट्रोल सिस्टम लग जाता है, सिंपल सी बात है। सिमिलरली मेडिकल में यूज़ कर सकते हो। ये नोट्स जो हैं आपको मिल जाएंगे, एक बार रीडिंग मार के देखना, नहीं समझ में आता है मैं समझा दूंगा, ठीक है। सिमिलरली इंडस्ट्री के अंदर यूज़ आ रहा है, डिफेंस के अंदर यूज़ आ रहा है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल सिस्टम हर जगह ही चल रहा है। ये मैंने जो चीज़ें लिखी हैं इसको आप पढ़ सकते हैं। लाइक इंडस्ट्री की बात करूँ तो PLC SCADA यूज़ करते हैं, काफ़ी नाम सुना होगा आप सब लोगों ने, क्या काम आता है सब पता होगा। तो ये भी क्या है, कंट्रोल सिस्टम का ही पार्ट कहलाता है, ठीक है। उसके बाद ये एप्लीकेशन है कंट्रोल सिस्टम की क्या क्या हो सकती हैं, जो हमने पढ़ी वही है।
ये जैसे रॉकेट के अंदर आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, रोबोटिक्स के अंदर यूज़ कर सकते हो, एरोप्लेन में नेविगेशन के अंदर यूज़ कर सकते हो, किसी भी आपका प्लांट है उसके अंदर यूज़ कर सकते हो। वही वापस से रोबोटिक्स के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। शिप्स के अंदर स्टीयरिंग की बात हुई थी। जो कार है आपकी वो है ही ऑटोमेशन पे चल रही है अगर, तो वो सारी कारें सब में क्या लगा हुआ है, कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ है। ये हमारी फर्स्ट यूनिट थी जो आपकी और ईसी के स्टूडेंट्स की कॉमन थी, जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव था, स्कोप था, एप्लीकेशन वगैरह के बारे में था कि कंट्रोल सिस्टम है क्या चीज़। यहाँ तक किसी को कोई डाउट आया है तो वो बता सकता है। किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक या कुछ कहना है तो बता सकते हैं। नो सर। एआईटी वाले स्टूडेंट्स का भी फर्स्ट यूनिट रह गई थी जहाँ तक मुझे याद है, तो आज वो भी कवर अप हो गई होगी। यहाँ तक के नोट्स आपको क्या बोलते हैं व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे। हर दिन के एक्चुअली मैं नोट्स भेजता हूँ तो आपको मिल जाया करेंगे जैसे जैसे नोट्स होते हैं, और आप उसको रीड करें। और अगले दिन जब भी क्लास होगी उससे पहले एक बार हम थोड़ा सा देख करके आएँ कि पिछले वाले क्लास में सर ने बताया क्या था। तो पहली यूनिट दोनों की कॉमन थी, वो कंप्लीट हो चुकी है। हाँ जी सर बताइए। सर ये जो यूनिट मतलब ये जो सब्जेक्ट है ये पूरा थ्योरी बेस है क्या? न्यूमेरिकल है पूरा। न्यूमेरिकल है? हाँ जी 80-90% न्यूमेरिकल ही है इसमें। अभी न्यूमेरिकल चल रहे हैं। जो मैं फर्स्ट जो इसके बाद की जो सेकेंड यूनिट है, एक्चुअली वो फर्स्ट ही होती है क्योंकि पहली यूनिट में सिर्फ इंट्रोडक्शन होता है, उसमें पूरा मैंने न्यूमेरिकल कराया है। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं। ओके। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर आप ये सेकंड यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो अभी आपने बताया पहले का, तो सर आज से क्लासेस स्टार्ट हुई है या पहले आप पढ़ा चुके हैं इसका? कि ये इलेक्ट्रिकल वालों को मैं पढ़ा रहा था, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल वालों की फर्स्ट यूनिट और ईसी की फर्स्ट यूनिट दोनों कॉमन है, इसलिए मैंने आज रिवीजन किया है फर्स्ट यूनिट का। अब जो नेक्स्ट यूनिट होगी जो इलेक्ट्रिकल वालों की भी स्टार्ट होगी और ईसी वालों की वो कॉमन, तो अब जो नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे वो अपन कॉमन वाली स्टार्ट करेंगे। ओके सर। ठीक है। अब जो पार्ट इनका बचा हुआ है ना इलेक्ट्रिकल वालों का, मुझे वो कंप्लीट कराने दे। थोड़ा सा आपको समझ में आता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज जो नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट होगी वो दोनों की एग्जैक्ट सेम है, अपन उसे ही पढ़ा करेंगे नेक्स्ट क्लास से। तो आज मैं इनका बचा हुआ पार्ट अब ले लेता हूँ। आपको भी समझ में आएगी ये चीज़, ऐसे नहीं है कि आपको समझ नहीं आएगी, आप भी देखते चलें, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाँ, कल वाली क्लास में किसी को कोई डाउट है इलेक्ट्रिकल? नो सर। यहाँ तक क्लियर था? नो सर। नो सर। नो सर। मतलब ये सब क्लियर है ना कि ये कैसे बना ग्राफ, ये फॉरवर्ड पाथ क्या हुए, लूप क्या हो गए, ये भी मैंने आपको बता दिया था, ये भी बता दिया था, ये भी बता दिया था, सारा ये ज्वाइन करके पूरा बता दिया था। ठीक है, ये मैंने लास्ट स्लाइड थी अपनी कल की, हमने देखा था कि किस तरीके से हम लूप को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा था। अब मुझे क्या करना है, इस ब्लॉक डायग्राम को सिग्नल फ्लो ग्राफ के अंदर लेकर के जाना है। ठीक है, आपकी ये क्लास कितने बजे ओवर होती है? 11:30। अभी मतलब 10 मिनट है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या करा मैंने, यहाँ पर मेरे को क्या क्या पॉइंट्स मिल रहे हैं। देखो ये आर एस दिख रहा है आपको, मिल गया आर एस। उसके बाद वेरिएबल में ये वी दिखा तो मैं यहाँ पॉइंट बनाता जाता हूँ, आर एस बना दिया, वी बना दिया, वी2 दिखा, वी2 बना दिया, वी3 दिखा, वी3 बना दिया, वी4 दिखा, वी4 बना दिया, वी5 दिखा, वी5 बना दिया, सी दिखा, सी बना दिया। उसके नीचे ये वी8 दिख रहा है, एक पॉइंट यहाँ बना दिया, वी7 दिख रहा है, एक पॉइंट यहाँ बना दिया, वी6 दिख रहा है, एक पॉइंट यहाँ बना दिया। क्लियर है ये सारे पॉइंट्स कैसे बने? ठीक, अब इनको जोड़ते हैं। अब इनको जोड़ते हैं। ये आर एस से वी1 तक क्या है, गेन एक है, बना दिया एक। V1 से V2 के बीच में गेन क्या है, G1S है, एरो लगाया, G1S बना दिया। ठीक है, इस समिंग पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक V3 तक क्या एक है, ये एक बना दिया। अब यहाँ से दो चीजें जा रही है, एक तो जा रही है G2S और एक जा रहा है ये 1, जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो ये मैंने 1 बना दिया और ये G2S बना दिया। क्लियर? V4 तक था 1, तो ये V4 तक मैंने 1 बनाया। V4 से लेके समिंग पॉइंट तक 1, ये 1 बनाया।
इसके आगे यहाँ से लेकर के CS तक G3S, ये G3S बना दिया। ऊपर वाली लाइन है सारी क्लियर? ठीक है। यस सर। EC वालों को Yes, भी yes, समझ में आ रहा होगा, कुछ भी नहीं करा अपन ने, बस अभी वेरिएबल से बना रहे हैं। उसके बाद मैंने क्या करा, इस CS से इस V8 पे देखो माइनस सिंबल दिया हुआ है, ठीक है। एरो इधर है, इधर ही बनाना है, मैंने बोला था एरो से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये इधर का एरो दे देंगे और माइनस लगा देंगे। ये -1 लगा दिया, ये V8S लगा दिया। क्लियर? ठीक है। उसके बाद यहाँ से जा रहा हूँ, बीच में V7 आ रहा है, तो H2 बनाऊंगा, फिर -1 बनाऊंगा, तो ये बना दिया मैंने H2 और ये बना दिया मैंने -1। क्लियर? लेट्स लूडो। क्लियर? यस सर। उसके बाद V4 से ये H1 V6 तक और फिर -1, ठीक है। ये आया V7 से ये H1 V6 तक और फिर -1। क्लियर? फटाफट Yes, sir. बना लो ये। Yes, sir. बाकी तो नोट्स आपको सर दे। SS बोलो बेटा, कौन बोल रहा है, कुछ बोलना चाह रहे हो? सर इसको बनाए। एक बार बना लो यार, क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा इसको रिड्यूस करके। बना हुआ रहेगा, मेरे को बार बार स्विच नहीं करना पड़ेगा। फटाफट बना लो, नीचे वाला बना लो, सिर्फ थर्ड वाला, ये जिस पे मार्क कर रहा हूँ। सर ये ईसी का सिलेबस नहीं है ना? समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। कोई हार्ड थोड़ी है, तो ऐसा थोड़ी कि हुआ सा है। नहीं सर, समझ में आ गया, मैं सोच रहा था ईसी का सिलेबस है। इसी में भी कहीं ना कहीं तो यूज आ ही रहा है, ये ठीक है सर। पर वे में नहीं आ रहा, लेकिन कहीं ना कहीं आ रहा है। बन गया? 1 मिनट सर। बना लो बना लो। ये जिनके भी नाम ऊटपटांग उससे है ना, ये कल से मेरी क्लास में अपने नाम से ही आएंगे और साथ में कॉलेज का नाम भी लिखते हुए आएंगे। ठीक है। पार्टिसिपेंट्स में देख रहे होंगे आप, ब्रैकेट में सबने कॉलेजेस के नाम लिखे हुए हैं, तो आपको भी लिखना है। ये गैलेक्सी M31 पता नहीं कौन है, इनको नाम चेंज करना पड़ेगा। आज कुछ नहीं बोल रहा हूँ, कल से मैं ऐसे स्टूडेंट्स को मेरी क्लास में रहने नहीं दूंगा। ठीक है। ओके सर, ओके सर। बन गया? Yes, sir. अब देखो मैं करने क्या Yes, वाला हूँ, मैंने ये क्यों बनवाया आपको, जैसे ये G1 और ये 1 है, इसके बीच में से V2 दिया है, तो मैं इसको मर्ज करने वाला हूँ इन चीज़ों को। जैसे ये V7 और -1 था, अलग अलग है, बीच में V7 पॉइंट है, इसको हटा दूंगा मैं, इसको डायरेक्ट में बना दूंगा माइनस में H2। ठीक है। सिमिलरली ये बना दूंगा माइनस में H3, इसलिए मैंने ये बनवाया है ताकि नेक्स्ट स्लाइड पे अपन इजीली देख पाएँ। तो अब ये तो आपने बना ही लिया, अब ये देखो, अच्छा दोबारा भी बना हुआ है, चलो यार कोई बात नहीं। ऊपर वाले में और नीचे वाले में देखो, जो जो डबल डबल चीजें थी ना, एक ही लाइन पे आ रही थी, मैंने सबको मर्ज कर दिया। दिख गई जो चीज समझाना चाह रहा हूँ? ये G1S था, 1 हटा दिया, 1 लिखने की बार बार जरूरत नहीं होती। ठीक है। यहाँ पर भी 2 पॉइंट थे H2 1, ये डायरेक्ट माइनस में H2 बना दिया। यहाँ पर 2 पॉइंट थे H3 और -1, माइनस में H3 बना दिया। यहाँ पर भी 2 पॉइंट थे H1 और -1, ये डायरेक्ट माइनस में बना। क्लियर? यस सर। आगे चलूं? ये तो था सिग्नल फ्लो ग्राफ हमारा बना कैसे। अब एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, इसमें फटाफट बता दो इनपुट नोड, कौन बताएगा? Sir, X1. X1 सर। चलो मान लिया। आउटपुट नोड बताइए। X8. X8. एक ही है ना सिर्फ? Yes, sir. चलिए मान लिया। फॉरवर्ड पाथ बताइए। सर बहुत सारे फॉरवर्ड पाथ तो बहुत है इसमें तो। बहुत सारे कहाँ हैं यार? नहीं सर, 3 ही है। और क्या? नहीं सर, 3 है, 3। 3 के अलावा 3 है सर, 3। तो बताइए, नहीं तो मत बताइए, 3 तो है ही। सर 3 ही है। ठीक है। फीडबैक? 1 है सर।
अरे बहुत सारे फीडबैक है यार, फीडबैक बहुत सारे हैं सर। बहुत सारे हैं। ये चलिए नीचे वाले पूरे कंप्लीट। वो अभी आंसर देख लेना नेक्स्ट स्लाइड में है ना। सेल्फ लूप बताओ, सेल्फ लूप। सर एक ही है। एक है सर। X7 एक ही है सर। और जो एक ही आपका है। लेफ्ट वाला पॉइंट है, डिटरमाइन लूप गेन ऑफ फीडबैक लूप, तो मतलब जितने फीडबैक लूप है उसका गेन, मतलब जो दो हैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है। सिमिलरली फॉरवर्ड पाथ का गेन क्या होगा, जो भी फॉरवर्ड पाथ है सबके उनको मल्टीप्लाई कर देना, ये कल हम करते हैं। ये नेक्स्ट स्लाइड इसका आंसर है, आपको आज भेजूंगा तो मैच कर लेना कि मैंने सही देखा था या गलत देखा था, ठीक है। ओके ओके सर। यस सर। उसके बाद एक और एग्जांपल है, इसमें वही पूछ रहा है कि लूप कौन कौन से हैं, फॉरवर्ड पाथ कौन कौन से हैं, नॉन टचिंग लूप कौन कौन से हैं। तो ये आप देख सकते हैं आराम से इसको बनाना, और आंसर इसी स्लाइड पे है, चेक करना कि मैं सही हूँ या गलत हूँ, क्योंकि जब तक ये प्रॉपर बनाना नहीं आएगा हम आंसर नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए मैं 3-4 एग्जांपल इसी के लेके चल रहा हूँ। तो ये भी आपका होमवर्क है, सब करके देखेंगे, आंसर मत देखना, सिर्फ इसको चेक करना, ठीक है। ठीक है सर। अब ये मोशन गेन फॉर्मूला अपन नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करते हैं, सर क्योंकि जो आपने पहला क्वेश्चन कराया था उसमें क्या करना था, बस ये बनाना था लूप। सिर्फ बनाना था बेटा, इसमें सिर्फ बनाना था, ओके सर। ठीक है। पहले बनाना सिखाया, उसके बाद ये आइडेंटिफाई करना सिखाया कि इनपुट कौन सा है, आउटपुट कौन सा है, फॉरवर्ड कौन सा है, फीडबैक कौन सा है, सेल्फ लूप कौन सा है, कितने इसमें लूप है, कितने इसमें फॉरवर्ड पाथ है, ठीक है। यही सेम एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 3, इसमें भी यही फाइंड आउट करना है, फॉरवर्ड पाथ कितने हैं, फीडबैक कितने हैं, और लूप कितने हैं, और नॉन टचिंग लूप कितने हैं, ये सब फाइंड आउट करने हैं इसके अंदर। इसके बाद यहाँ से मोशन गेन फॉर्मूला चालू होगा, जो कि नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि टॉपिक थोड़ा अच्छा है और बड़ा है, तो अपन, और ये मोशन गेन का बेस बनवा रहा था मैं अभी तक, ठीक है। ट्रांसफर फंक्शन अभी हमने पढ़ा था ब्लॉक डायग्राम से, तो ब्लॉक डायग्राम से हट करके मोशन गेन पे हम क्यों आए, क्योंकि अगर ब्लॉक डायग्राम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो हम उसको ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक से सॉल्व नहीं कर सकते, हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और इसमें हमको रिड्यूस करने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है एक सिंगल लाइन में और आंसर आ जाता है, तो इसलिए हम इसे पढ़ते हैं। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना। सर मैथमेटिकल मॉडलिंग नहीं पढ़ाइएगा क्या? पढ़ाई थी ना। सर वो मेरा छूट गया था सर, दोबारा ये पढ़ा, क्लास मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण छूट। सर वो एक बार और रिवीजन करवा दीजिए। दोबारा करा देंगे बेटा, कोई बात नहीं। अभी तो 1 मिनट बचा है क्लास में, फिर जब होगा तब दोबारा करा दूंगा। ओके सर। AIT वालों की एक क्लास होती थी, मुझे ध्यान है, उस टाइम क्लास में तुम अनोटेशन से खेल रहे थे, इसलिए मैंने ड्रॉप कर दिया था, मैं रिवीजन Yes. करवा रहा था हालांकि, है ना, तो करा दूंगा, दोबारा करा दूंगा, ये सर वो हो नहीं पाया था सर। कोई दिक्कत नहीं, बता दूंगा। बाकी मैं सिलेबस से ही चलता हूँ, पॉइंट टू पॉइंट ही चलता हूँ, मेरी आदत ही यही है। तो यहाँ तक के नोट्स Okay, आपको मिल जाएंगे। अच्छा, EC वाले स्टूडेंट्स एक बार सुने कि मुझे EC वाले ग्रुप में ऐड करवा दीजिए आप, किसी भी जो भी एडमिन है, ताकि मैं आपको नोट्स भेज पाऊँ। हो गया सर, अब हो गया, बहुत हो गया। क्या हो गया बेटा? पढ़ना नहीं चाहते हो? क्या नाम है तुम्हारा? ये जो भी था मैंने उसे रिमूव कर दिया और मेरी क्लासेस में कल से नहीं आएगा, ठीक है।